हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने पिछले सेशन में 4th चैप्टर चालू कर दिया था जो कि था डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने पिछले सेशन में देखा था इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एमओए एंड एओए एंड फीचर्स ऑफ एमओए। ओके, हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमें ऑलरेडी थोड़ा कुछ पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। हम ये तो पढ़ रहे कि यार डॉक्यूमेंट है, बट एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट में होता क्या है, आज हम वो आज के सेशन में देखेंगे। ओके, हम देखेंगे क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस टू अल्टर इट। ओके, सो इसमें बहुत से क्लॉजेस होते हैं, तो हम ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो हम कुछ क्लॉजेस आज देखेंगे और कुछ क्लॉजेस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो चालू करते हैं हम फर्स्ट क्लॉज जो कि है नेम क्लॉज। ओके, नेम क्लॉज का मतलब क्या है कि इस क्लॉज में कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए। सी देखिए, हमें तो ये पता है कि इस कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो लॉ ने बनाई है, तो उसको नाम भी होना चाहिए, उसका एक अलग सा नाम मेंशन होना चाहिए। सी अगेन, नाम डिफरेंट होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे अलग नाम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, उससे रिलेटेड नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मेरा टाटा स्टील है तो मुझे भी टाटा का ही लेगेसी आगे लेके जाना है, मैं वही नाम रखूंगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको दूसरा ही नाम रखना पड़ेगा, किसी से सिमिलर, किसी से कनेक्टेड नाम नहीं चलता है ऑलरेडी, क्यों तो वो कंपनी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो आपको नया ही नाम रखना पड़ेगा। ओके, अगेन कोई ऐसा नाम नहीं रखना है जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके, मॉरल वैल्यूज को हर्ट कर सके। ओके, या लोगों को लग सके यार ये तो कंपनी का नाम कुछ इलीगल लगता है, सही नहीं लगता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नाम नहीं होने चाहिए जो ऐसे लग सकता है कि यार ये गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है या इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ है, ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए। ओके, सो यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्राइवेट, मान लो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी तो कंपनी के नाम के आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा लिमिटेड कंपनी। तो हम ये ऐसा नाम क्लॉज रखना होता है। सो हम तो ये ओवरव्यू देख चुके कि नेम क्लॉज का मतलब क्या है। थोड़ा सा हम इन डेप्थ टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि क्या है नेम क्लॉज, उनको क्या बोलना है, उनकी क्या मान्य है। ओके, ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं नेम क्लॉज। दिस क्लॉज मेंशंस द नेम ऑफ अ कंपनी। दिस क्लॉज क्या मेंशंस द नेम ऑफ अ company as a company is a legal entity distinct from its members. Company is a legal entity distinct from its member, different from its member. Okay, separate legal entity created by law होती है। It has to have its own name to establish separate identity. उसकी खुद की अलग आइडेंटिटी होने के लिए उसको एक खुद का अलग नाम देना भी जरूरी होता है। The promoters choose a company name, promoters choose a name for the company. Promoter कंपनी के लिए नाम चूज करता है। ओके, following point should kept in mind. Okay, while choosing the name should not be identical or resemblance to the name of an already existing company registered under the Companies Act or any previous company's law. Again, मैंने क्या बोला था, सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट है तो उससे सिमिलर नाम आप नहीं रख सकते, उससे कोई भी नाम रिसेंबल हो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। आपको टोटली डिफरेंट यूनिक नाम रखना ही पड़ेगा। अगर रिलायंस है तो आप बोलोगे कि यार मैं उससे सिमिलर ही कोई नाम रख देता हूँ ताकि लोगों को भी लगे मैं उनसे रिलेटेड हूँ और मैं उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा और दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, तो आपको यूनिक नाम ही ढूंढना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपके कंपनी के लिए। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द लॉ। ऐसा भी नाम नहीं रखना है कोई लोगों को लगे या कि यार ये तो लॉ के खिलाफ है, ये सही नाम नहीं लग रहा है। ओके, द नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल। ऐसा नाम या ऐसे वर्ड्स भी नहीं रखने हैं जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके,
उन्हें लग सकता है, उन्हें हर्ट हो सकता है। क्लियर बच्चों? द नेम नेक्स्ट, द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम। हमारे जो एम्बलम्स है, हमारे जो प्रोविजंस है, उनको भी कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ भी ऐसा कोई नाम रखना नहीं है। The name shall not resemble any registered trademark। कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, उनसे रिसेंबल भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज से भी आपका नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए या मिलना जुलना भी आसपास नहीं चाहिए, टोटली डिफरेंट नाम। The name should not have any word that gives an impression that the company is connected with or has support of central or state government or any local authority। Again, ऐसा मैंने ऑलरेडी हमने देखा था कि ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि यार इस ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है या कोई लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, ऐसे नाम भी नहीं रखने हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड by shares or guarantee, the last word of the name should be limited। Again, see, in case public limited है तो last word of the company name should be written as a limited। Okay? अगर public limited है तो limited, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड, obviously it is, हम तुरंत पहचान सकते हैं कि यार ये public limited company। Okay बच्चों, next, similarly for private company limited by shares or guarantee, the last word of the name of the company should be private limited। Okay, for example यहाँ क्या दिया है, पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो हम पहचान सकते हैं कि यार ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें पब्लिक का कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट, and in case of one person company, the word one person company must be mentioned in the name of the company bracket। For example, Smart Service Private Limited OPC, one person company। So समझ में आ जो नेम क्लॉज में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कैसा यूनिक नाम रखना पड़ता है, और हमें प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, वो भी साथ ही साथ मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? The Companies Act states that every company shall paint or affix its name and the address of its registered office outside the place of business। कहाँ है आपकी कंपनी, उस बिल्डिंग के बाहर आपकी कंपनी का नाम तो लिखना जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर इनकेस आपको अल्ट्रेशन करना है नाम में तो वो क्या रूल्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। अ कंपनी में चेंज इट्स नेम एनी टाइम, कभी जब चाहे वो चेंज कर सकती है। ऑन इट्स ओन, खुद जब चाहे प्रमोटर्स चेंज कर सकते हैं। ऑन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट और वाइस वर्सा, उन्हें अगर पब्लिक टू प्राइवेट करनी है या प्राइवेट टू पब्लिक करनी है वो कर सकते हैं। On the direction of central government, if it is of the opinion that the name is similar to the name of an already existing company or similar to registered trademark, a name clause can be altered by passing a special resolution in the general meeting of a company। See, ये अल्ट्रेशन कब हो सकता है, एक बार एक स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी क्या, 75% वोट उन्हें मिलना चाहिए, तभी वो एक्ट, नॉट एक्ट बट वो जो भी नाम चेंज करना है या जो भी जिसके लिए भी उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है वो सक्सेसफुल होगा। अगर 75% प्रपोजल के फेवर में नहीं है लोग तो फिर वो पास नहीं होता है या वो अल्ट्रेशन नहीं होता है। क्लियर? 75% इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, और अगर नॉर्मल है तो 51%, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन है तो 75%। स्पेशल रिजोल्यूशन मींस 3/4 और 75% वोट आर इन द फेवर ऑफ प्रपोजल। क्लियर बच्चों? समझा नेम क्लॉज का मतलब, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, द एड्रेस क्लॉज। नेक्स्ट क्या है? एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें क्या दिया गया है हम देखते हैं। नेम क्लॉज से खत्म कर लिया, एड्रेस क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या होता है, आपका कंपनी का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, कौन सी स्टेट में है, कौन सी लोकेलिटी में है, कौन सी स्ट्रीट पे है, वो सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। अब ये एड्रेस आप बोलोगे कि मैम एड्रेस क्लॉज की क्या जरूरत है, नेम क्लॉज तो हमने मेंशन कर दिया, एड्रेस की आरओसी के पास ये भी रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस अगर कोई पार्सल आता है, कोई गवर्नमेंट को विजिट करना है, किसी ऑफिसर को विजिट करना है, कोई सूट फाइल करनी है,
इन एनी केस कहाँ करेंगे वो सब कुछ, तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस अगर होगा तो वो सब कुछ वही होगा। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि हमें रजिस्टर्ड या एड्रेस को क्यों रजिस्टर्ड करना है, एड्रेस क्लॉज ये क्यों मेंशन किया है। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है, सारी चीजें जो भी एक होगी वो उसी ऑफिस में होगी, भले ही आपकी 2-3 ब्रांचेस हो, उसमें कोई डाउट नहीं होता, बट रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी होगा सारे इंपॉर्टेंट काम उसी ऑफिस से होंगे। क्लियर बच्चों? तो थोड़ा सा इन डेप्थ भी देख लेते हैं। चलो, the clause states that the name of the state in which the registered office of a company will be located. ओके, तो क्लॉज में क्या है कि कहाँ ऑफिस है उसका इंफॉर्मेशन वहां होनी चाहिए। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ओके। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ मस्ट एज, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट एस्टैब्लिशेस द डोमिसाइल ऑफ अ कंपनी, लोकेशन ऑफ कंपनी, लोकेशन पता चलती है कि यार ये कंपनी कहाँ है। अगर मुंबई में है तो ये बांद्रा में है, बांद्रा ईस्ट में है, बांद्रा वेस्ट में है, बोरीवली में है, दादर में है, कहाँ है ये हमें पता चलिए। फॉर दैट रीजन लोकेशन। It is address to which all communication notices will be sent। जैसे कि हमने देखा था जो कुछ भी होगा इंफॉर्मेशन है, किसी को विजिट करना है, किसी को ऑफिसर को आना है, किसी लॉ सूट को फाइल करना है, किसी को नोटिस भेजनी है, एनीथिंग, किसी को कम्युनिकेट करना है फेस टू फेस, तो वो कहाँ आएंगे, दे विल विजिट द रजिस्टर्ड ऑफिसर। Next, it is also the place where all statutory books, records and documents of the company will be kept। all the statutory books, all records, all जो भी आपके accounts, आपके law related जो भी files होंगी, rules and regulations की फाइल, everything will be kept in your registered office। Clear? The address clause also indicates the jurisdiction. The address clause also indicates the jurisdiction of the court where cases can be filed by the company against other. Okay? The address clause authority मिलती है उनको कि यार अगर कंपनी को केस फाइल कर रही है तो वो उस ऑफिस से केस फाइल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। The alteration of address clause. Alteration, a company may change its registered office from, कंपनी को अगर उनका ऑफिस चेंज करना है तो वो क्या क्या अल्ट्रेशन करने पड़ेंगे उनको। वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी और टाउन इन केस नो अल्ट्रेशन इज मेड इन द मेमोरेंडम। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ओके, तो उसके लिए इतना अल्ट्रेशन या मेमोरेंडम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप ये स्ट्रीट से, आप ये लेन से दूसरे लेन में जाने हो मान लो, तो आपको इतने अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट। ओके, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, एक टाउन से दूसरे टाउन जाना है अगर सेम स्टेट में। नेक्स्ट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ना, यहाँ कुछ अल्ट्रेशन करना पड़ सकता है। देखते हैं क्या दिया है। इन बोथ दीज केसेस बी एंड सी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। ओके, टू अल्टर द एड्रेस क्लॉज अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन। इन केस ऑफ सी अबाउ अप्रूवल फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। सी, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है स्पेशल अप्रूवल लगेगा। आपको पुणे से मुंबई जाना है या मुंबई से पुणे आना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर 75% अप्रूवल आता है तभी आपका प्रपोजल पास हो सकता है, तभी आप सिटी वाइज चेंज कर सकते हो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। अगेन इन केस ऑफ नेक्स्ट, अगर आपको स्टेट से ही चेंज करना है, मुंबई से बैंगलोर जाना है, बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास करना पड़ सकता है और रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लगता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये हमने देख लिया एड्रेस क्लॉज। सो नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या दिया गया, व्हाट दे वांटेड टू मेंशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। सो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, जब भी हम कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो क्यों एस्टैब्लिश करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज वही उनको मेंशन करना होता है कि हम ये कंपनी एस्टैब्लिश तो कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स को
ध्यान से सही से काम करेंगे, हम ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट इसमें लिख रहे हैं हम वो सारी चीजों को फुलफिल करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, इमोरल एक्टिविटी नहीं करेंगे, किसी के सेंटिमेंट्स को दुखाएंगे नहीं, जो भी दिया है हम सही से लॉफुली लीगली सब कुछ काम करेंगे। दिस इज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। सो इन डेप्थ देखते हैं क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। This clause define the object for which the company is formed. Object कंपनी फॉर्म क्यों गई, उसके पीछे का हित क्या है। ओके, इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैन अंडरटेक। रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या काम कंपनी करने वाली है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज। This clause states in detail the main object for which the company is to be incorporated and also describe any other activity it may undertake if necessary in achieving its main object. So basically इसमें क्या है मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों की गई है उसके पीछे का ऑब्जेक्ट दिया गया है, और ऑल्सो कुछ अदर ऑब्जेक्ट भी वो अंडरटेक कर सकती है इन केस टू अचीव अ गोल। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी, जैसे कि हमने देखा किसी के सेंटिमेंट को, किसी के मॉरल को, कोई इलीगल काम, ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर अगेंस्ट कोई पब्लिक नहीं जाना है, या अगर ये पब्लिक को लगता है कि यार ये कंपनी गलत काम करे तो ये काम, ऐसे काम नहीं करने हैं कंपनी ने। must not be illegal, immoral, against the public policy or in conversation of contravention of Companies Act or any other law. So basically क्या है, जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है उससे विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करना है, या अगेंस्ट लॉ जाके ऐसी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। ओके, इलीगल कोई भी काम नहीं करना है। सो मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। समझा क्या ऑब्जेक्ट होता है? ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। आउटसाइड द स्कोप, कुछ भी नहीं कर सकती है कंपनी बियॉन्ड एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो दिया है, जो मेंशन किया है, तो उसे वही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी कोई मोबाइल पार्ट्स बनाती है, या मान लो आपकी कंपनी कोई 4 व्हीलर के मैकेनिक का पार्ट बनाती है, तो उसने वही पार्ट बनाने हैं, उसने ऐसी कोई भी पार्ट नहीं बनाना या कोई भी काम नहीं करना है जो उसके अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम है, आपने मेंशन किया है मेमोरेंडम की, वी विल प्रोड्यूस द मैकेनिक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम कोई क्लच ब्रेक का पार्ट या क्लच बनाने की कंपनी है, जो गाड़ी में, जो 4 व्हीलर में जो क्लच लगता है, हम वो पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, और आपने तो ये वाली चीज मेंशन कर दी। अब आपके पास ऑर्डर आया है कोई दूसरी चीज का, मान लो कोई मोबाइल के सिम कार्ड बनाने के ऑर्डर आए, आप सोच रहे हो कि यार ये इसी मशीन से वो भी काम होता है, मेरी मशीन तो खाली पड़ी है, चलो मैं वो भी प्रोड्यूस कर देता। सो दिस शुड नॉट हैपन। भले ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं वो भी करूंगा या वो भी कर सकती हूँ, सो आपको ये मेमोरेंडम क्लॉज में मेंशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि अगर अपार्ट फ्रॉम क्लच प्रोडक्शन वी कैन ऑल्सो, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये सिम कार्ड प्रोड्यूस भी कर सकती हूँ, मैं इस चीज का प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ, ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं किया है तो ये आप नहीं कर सकते, भले ही आपके पास मशीन हो, भले ही आपके पास टाइम हो, ये आप नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है, जो आपने मेंशन किया है आपको वही काम करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप वो नहीं कर सकते। It can do anything which is identical to consequential upon the object specified in this law. Identical means related to the main activity. हाँ, उसी एक्टिविटी, अगर आपकी क्लच प्रोडक्शन कंपनी, तो उसी एक्टिविटी के रिलेटेड आप कुछ भी काम कर सकते हो, सिमिलर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप हुंडई कंपनी के क्लच बना रहे हो, तो हाँ आप उसके साथ साथ मारुति कंपनी के भी क्लच बना सकते हो। हम ये एग्जांपल देख रहे बच्चों, तो आप उससे सिमिलर कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप क्लच बना रहे हो और आप शिफ्ट डायरेक्टली आप सिम कार्ड बना रहे हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंशुअल मीन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी। ओके, एनी एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट विल बी अल्ट्रा वायर्स एंड विल बी वॉइड एंड नो लीगल वैलिडिटी। ओके, अगर कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड कुछ भी काम करती है,
तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, विल बी वॉइड एंड नो लीगल वैलिडिटी। अब अल्ट्रा वायर्स हम ये इन डेप्थ देखने ही वाले अभी आगे, ठीक है। वो वॉइड होगा, वो उसके कोई लीगल वैलिडिटी नहीं हो सकती। क्लियर बच्चा? तो अब तक ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, नेम क्लॉज, ये हमने 3 क्लॉज देख लिए। आई होप आप सबको समझ रहा होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब इन डेप्थ देख लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर। सी ये सही से समझ लेना, ये आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है? द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वर्ड वायर्स मीन्स द पावर। ओके, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स द पावर। Thus, ultra wires means beyond the powers of memorandum. Okay? The doctrine of ultra wire states that any activity done by company which is the beyond the power of company will be null and void or legally ineffective even all members have agreed to such act. Thus, company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause. So, basically, ultraviolet मतलब क्या? Any activity आप बियॉन्ड द मेमोरेंडम परफॉर्म कर रहे हो, भले ही वो पूरे कंपनी को पसंद आ जाए, पूरी कंपनी एग्री हो जाए, बट दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड लीगल। ओके, सो ये लीगैलिटी नहीं होगी। भले ही आप सिम कार्ड प्रोड्यूस कर लो, आपकी कंपनी ओके बोल रही है प्रोड्यूस कर दो, बट ये लॉफुल एक्ट नहीं होगा। लॉ के अंडर या लॉ की नजरों से देखा जाए तो ये फेक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। There will be no legal validity for this contract. ये company will be null or void. Okay, ये null या void और legally ineffective माना जाएगा, ठीक है। legally ineffective माना जाएगा। This is known as ultra wires. Beyond the powers of memorandum, उसमें जो नहीं दिया है उसके बियॉन्ड आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसमें जो दिया है वो एक्टिविटी आप परफॉर्म करो। यस, दिस विल बी लीगल, दिस विल बी लॉफुल, इसको मान्यता मिल सकती है। बट अगर आप जो एक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है आपके एमओए में और वो काम अगर आप कर रहे हो तो यस, दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज नल, दिस इज वॉइड, इसको मान्यता नहीं मिलती है। ओके, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Thus, a company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause. ऐसी कोई भी एक्टिविटी कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती है अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में सही से सब कुछ मेंशन करते हो, अगर ये नहीं तो मैं ये भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। The acts which are ultra wires are considered null and void, ठीक है, वो null and void consider की जाती है। The company cannot sue anybody nor can any third party file a case against the company for such act, ठीक है। Members of company can get injunction from the court to stop the company from doing any act which is ultra wire. Order, members को order मिल सकती है कि आपको कंपनी ही बंद करनी पड़ सकती है, ठीक है। ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट टू स्टॉप द एक्ट, यहां तक भी होता है कि आप कंपनी भी क्लोज हो जाती है, ठीक है। द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर पर्सनली लाइबल फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि उन्होंने मान्यता दी है या उन्होंने अप्रूवल दिया है, इसीलिए तो ये एक्ट भी या ये टास्क भी कंप्लीट हुआ है, इसीलिए कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में गई है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। Purpose of doctrine of ultra wires is to protect the interest of all the stakeholders like shareholders, creditors, investors, banks, etc. तो इनका क्या है कि यार सबका इंटरेस्ट बना रखना, कि यार सबको लगना कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसी पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम दूसरा कुछ भी नहीं करने। इनका इंटरेस्ट, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट बनाए रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। The stakeholders have a right to ensure that the company uses their money for the objects mentioned in the memorandum. ये स्टेक होल्डर्स का राइट है ये जानना कि यार जो भी उनका पैसा वो लगा रहे हैं कंपनी में, वो कंपनी उनके जो ऑब्जेक्ट मेंशन किए हैं मेमोरेंडम में उसी के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट
nor for any other object which is not mentioned in the memorandum, या कोई अदर इलीगल एक्टिविटी भी करने में उनका पैसा यूज नहीं होना चाहिए। ये राइट होता है स्टेक होल्डर का जानने के लिए कि उनका पैसा यूज कहाँ कर रही है कंपनी। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा अल्टरेशंस इन ऑब्जेक्ट क्लॉज भी देख लेते कि क्या क्या अल्टरेशंस होते हैं। A company may change its object clause as and when feel it is necessary to do so for its survival or growth. Again, a special resolution must be passed in general meeting for altering the object clause. Again, special resolution pass होना चाहिए कि हाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है पर मुझे थोड़ा ऑब्जेक्ट में चेंज करनी है, क्या सब इससे सहमत है? अगर 75% वोटर्स आते हैं, 3/4% आता है, तो yes, it is being changed or else it will not be altered. क्लियर? तो हमने आज 3 क्लॉज देख लिए बच्चों। सो कौन से क्लॉज देखे? नेम क्लॉज में क्या, नेम क्लॉज देखा है, एड्रेस क्लॉज देखा है एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा। तो नेम क्लॉज में क्या देखा है? द नेम ऑफ द कंपनी, उसके रिलेटेड, नाम के रिलेटेड उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एड्रेस, एड्रेस के रिलेटेड उन्हें किस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, और ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी हमने क्या देखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या देखा था कि यार जो भी ऑब्जेक्ट है उसी के रिलेटेड काम होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा काम या दूसरा ऑब्जेक्ट फुल नहीं करना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो हमने 3 ऑब्जेक्ट देख लिए। मैं आज का सेशन यही स्टॉप करूंगी, बाकी के ऑब्जेक्ट्स हम जो भी नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्ट्स है हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, टिल देन प्लीज ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यार कुछ पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज फिर से देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और प्लीज घर पे फिर से पढ़िए। क्लियर? ओके, चलो टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर।